नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज बात होगी एक्सेस टू फाइनेंस और टाइमली पेमेंट्स की। उद्यमियों के लिए फॉर्मल फाइनेंसिंग की चुनौती से निपटने के लिए वैसे तो कई कदम उठाए गए हैं ताकि डिमांड सप्लाई गैप को कम किया जा सके। वहीं फॉर्मलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन से भी गणित बदल रहा है। आज हम समय पर भुगतान और फाइनेंसिंग से जुड़े विभिन्न आयामों पर इस क्षेत्र के जानकारों के साथ मिलकर मंथन करेंगे। हमें एसएमई एक्सप्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं रमेश धर्मा जी, सीनियर एडवाइजर, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम, और साथ ही मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फिस्मे। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं रमेश जी के साथ। रमेश जी, डिलेड पेमेंट्स एमएसएमईज की प्रमुख चुनौतियों में शामिल है और इसको लेकर गेम की तरफ से 10.7 लाख करोड़ स्टकअप होने की बात रखी गई थी। फिलहाल गेम ने फिस्मे के साथ मिलकर प्रमुख एमएसएमई सेंटर्स तक पहुंचने की कोशिश की है। ग्राउंड से आपको कैसा फीडबैक मिला है? रीजनल सेशंस की क्या फाइंडिंग्स रही हैं और इसको लेकर क्या आपकी तरफ से रिपोर्ट भी जारी की जाएगी? दो रिपोर्ट लेकर आए, तीसरा रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, and we this time we want to make it a little more intensive, and that's why we have teamed up with FISME. And in this report what we want to do is we want to revisit the numbers जो पहले नंबर थे, वो नंबर्स को हम रिविजिट करेंगे और नया पर्सपेक्टिव जो सेक्टर का है वो लाएंगे। इसमें मेन थिंग ये है कि हमने 5 रीजनल वर्कशॉप्स किए हैं और इसमें ये आया है, फाइंडिंग्स आया है, बेसिकली MSMEs are bothered about the classification of NPAs, the delay in receipts of the receivables from the large and other and medium scale sector. So they say that you should focus more on the threads and make it a holistic thing, so everything comes on the threads. The government has also reduced it from 500 to 250 crores जिसका टर्नओवर है वो थ्रेड्स पे आना है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट यूजिंग द थ्रेड्स। सो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन cajoling most of the public sector and the government sector to come on the threads platform. A number of state governments have shown interest and they are also coming on the threads platform. So this is one major thing which they're talking about. And they talk about also, as I said, the SME classification, the SMA classification, which banks very easily do it. So they say you have to be, conscious of that. The MSMEs have their challenges, and all time the cash flows are not similar. So these are some of the things which have come up, which we are going to bring out the report in cooperation with, in coordination with FISME, which have huge, presence across the country. Anil ji, एमएसएमईज का ये मानना रहता है कि लार्ज कंपनीज की वर्किंग कैपिटल को स्मॉल बिजनेसेस फंड करते हैं, क्योंकि एमएसएमईज को अपनी पेमेंट मिलने में काफी समय लग जाता है। देखा जाए तो एमएसएमई एक्ट 2006 के मुताबिक 45 दिनों में पेमेंट का प्रावधान है, लेकिन हकीकत आप जानते हैं, डिले लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ सरकारी डिपार्टमेंट से भी है। इसको आप किस तरह एनालाइज करते हैं? आपने सही कहा कि जो डिलेड पेमेंट का इशू है ये बहुत ही पुराना एक पेरिनियल इशू है, और वैसे तो ये सारी दुनिया में ही एक तरह से ये इशू एमएसएमईज फेस करते हैं, लेकिन भारत में इसकी जो एक प्रिविलेंस है वो हमारे कंपीटिंग नेशन से और ज़्यादा, जो हमारे जिन लोग चाहे ईस्ट एशिया के देश हों या वेस्टर्न कंट्रीज के देश हों, उनके मुकाबले हमारी स्थिति काफ़ी खराब है। और 1998 में ही एक्चुअली एक कानून को लाना पड़ा कि डिलेड पेमेंट प्रोविजन को लेके एमएसएमईज के लिए। उस वक्त तो अधिकतर जो डिफॉल्टर्स थे, जो डिले करते थे, वो गवर्नमेंट कंपनीज ही थी, पीएसयूज ही थी। अब कॉरपोरेट और पीएसयूज दोनों ही एक्चुअली इसमें कल्प्रिट रहते हैं, और एमएसएमई एक्ट में 2006 के जो प्रोविजन है डिलेड पेमेंट प्रोविजन के, कि 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, वरना फिर आपको जो पीरियड जितना डिले हुआ उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। देखिए, कई मामलों में स्थिति सुधरी है। यदि हम मेजर सप्लाई चेन्स की बात करें, जैसे ऑटो सेक्टर है, तो वहां इन सब कानूनों की वजह से स्थिति सुधरी है। टर्म लोन तो मिलना आसान है फिर भी आज एमएसएमई को, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल की उसकी समस्या है। और धर्मा जी तो एक वेटरन बैंकर है हमारे साथ में आज, वो ये बात जानते हैं कि एमएसएमईज के सिक होने में जो सबसे बड़ा हाथ जिस चीज का रहता है वो
उसके कैश साइकिल के बिगड़ने की वजह से ही होता है। अनिल जी, डिलेड पेमेंट्स के निपटारे के लिए यूं तो कई कदम उठाए गए हैं। राज्यों में मौजूद एमएससी-एफसीज यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल उसी का हिस्सा है। बदलते दौर में इस डिजिटल एज में एमएससी-एफसीज के कामकाज को गति प्रदान करने के लिए और साथ ही स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए आप वर्चुअल हियरिंग्स के पहलू पर क्या राय रखते हैं? नहीं, वर्चुअल हियरिंग्स हो भी सकती हैं और वर्चुअल हियरिंग्स होती भी हैं। ऐसा नहीं कि अभी भी एमएसएमई जो है वो एमएसएमई एफसीज उसका यूज नहीं करती। देखिए, कोविड के दौरान तो सुप्रीम कोर्ट्स ने इस प्रोसेस को बहुत एनकरेज किया और गवर्नमेंट के और डिफरेंट एजेंसीज जो है वो भी इसका यूज करती हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी वो इतनी प्रिवलेंट नहीं हुई कि वो एक मेन कोर्स की तरह से इस्तेमाल होने लगे। उसको लेकर कि इस प्रोसेस को कैसे शॉर्टन किया जाए, ज्यादा से जल्दी एमएसएमई एफसी में केस फाइल करने के बाद जो एक एंटरप्राइज है उसको एक तरह से सपोर्ट मिल जाए या उसको रिलीफ मिल जाए, ये कोशिशें हैं। और कई सारे ये जो हमने गेम के साथ मिलकर देश भर में जो वर्कशॉप्स किए, उसमें बहुत सारे ऐसे सजेशंस आए कि इसको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। तो आपने सही कहा, वर्चुअल मीटिंग्स एक इम्पॉर्टेंट एक रास्ता है उसका कि उसको ऐसे किया जाए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। रमेश जी, अभी अनिल जी ने पेमेंट में देरी पर अपना नजरिया रखा है। यह बात भी मानी जाती है कि किसी भी अकाउंट के एसएमए यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाने के लिए पेमेंट में देरी एक प्रमुख कारण होता है। तो फिर जेन्युइन उद्यमियों को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? क्योंकि कई बार रीजंस आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ऐसे में उन्हें कैसे सपोर्ट मिले? ऐसा है कि गवर्नमेंट और आरबीआई को एमएसएमई ने रिप्रेजेंट किया है कि ये जो नॉर्म्स है इसको देखिए और यू हैव टू सी द ओवरऑल और रियलिस्टिक सिचुएशन क्या हो रहा है इकोनॉमी में। बिकॉज जैसे आपने बताया, दिस इज नॉट द मेन प्रॉब्लम ऑफ द एमएसएमईज। एमएसएमईज के कैश फ्लो ही बंद हो जाएंगे तो कैसे चलेंगे? मैंने देखा है कि काफी MSMEs sick हो जाते हैं because government, they work with the government and the government is the largest purchaser in the ecosystem. And when they don't get money on time, it becomes a huge challenge. So first thing is, I think the government and the other authorities are looking very actively. In fact, I have seen some banks also coming forward and talking to their branches and telling them to be very cognizant and take a more lenient step, give some kind of leeway, some kind of reschedulements, so that the good MSMEs don't fall under the NPA category. क्योंकि एक बार NPA category में आ गया तो then lot of stigma is there attached to that. So they are telling that you to do timely kind of reschedulements. Don't wait for the things to happen. तो मेरा एक सुझाव ये है कि MSMEs को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो they should go and immediately discuss with the bankers, not be afraid that क्या बोलेंगे. Please go to the bankers and discuss with them and tell them, देखो मेरा ये पैसा आना है, मैंने ये I have supplied to this and this is a challenge, you please help me. And I am sure they would probably help in the way of additional working capital or some additional overdraft or some kind of reschedulement. Only thing is they have to know that you are very sincere and there is a genuine problem. रमेश जी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में इस बात पर जोर दिया है कि बैंक्स और एनबीएफसीज एमएसएमई लोन अकाउंट को तब तक एनपीए क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो केंद्र की तरफ से आए 2015 के नोटिफिकेशन का पालन नहीं करते। आप मानते हैं इससे स्ट्रेस से गुजर रहे एमएसएमईज को राहत मिलेगी और बैंकर्स उनकी परेशानी को समझते हुए समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे? एमएसएमईज का वही है कि that bankers are in a hurry to classify to an NPA. देखो ऐसा है ना, एट द ब्रांच लेवल आप देखेंगे एक जो मैनेजर काम करता है उसके पास हजारों काम होते हैं, तो अभी पैसा नहीं आता है तो ही जस्ट गोस टू द सिस्टम एंड से सर ये पैसा नहीं आया, ऐसे में 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया या 90 दिन हो गए, एनपीए हो गया. तो नाउ एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी सुप्रीम कोर्ट हैज रियली फोकस्ड ऑन द एक्चुअली एग्जिस्टिंग नॉर्म्स इन द सेक्टर जो गवर्नमेंट ने लेके आया था. सो आई थिंक इन अ वे इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द MSMEs दैट द सिस्टम इज रियली supporting the looking at very holistically the way of classification to NPAs. अनिल जी, रमेश जी की तरफ से स्ट्रेस खातों पर जो बात रखी गई है, इसी के एक और अहम पहलू पर आपसे राय लेना चाहेंगे.
जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राहत की बात है, तो वहीं बजट में सरकार ने भी स्ट्रेस पीरियड के दौरान एमएसएमईज को बैंक क्रेडिट जारी रखने की बात कही है। ऐसे में आप इन कदमों का किस तरह का असर देख रहे हैं? सौरभ जी, जो एसएमए का प्रोविजन है और उसका जो प्रोसेस है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। पहली तो बात यह है कि यदि 30 डेज का डेलिंक्वेंसी होता है, चाहे वो प्रिंसिपल का अमाउंट हो चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट हो, उसमें तो एसएमए फ्लैग हो जाता है। और उसके बाद में ऐसा एक तरह से टॉप डाउन ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बैंक का जो मैनेजर है उसके हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं। और कितनी बार हमारे बैंक मैनेजर से बात हुई है या जूनियर मैनेजर से बात हुई जो एंटरप्राइज के साथ डायरेक्टली डे टू डे डील करते हैं, उनका कहना है कि एक तरह से ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है सारा। तो जैसे ही वो डिले होता है और चीजें फ्लैग होने लगती हैं तो उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो एक तो ये समस्या थी कि ये बहुत ही ऑटोमेटेड है, स्टेट जैकेटेड है, और इसमें जो एक वेटरन बैंकर जो होता है उसकी जो समझ होती है एक इंडस्ट्री की, बिजनेस साइकिल्स की, एक एंटरप्राइज को, एक एंटरप्रेन्योर की जो क्रेडिबिलिटी है उसको समझने की, वो उस सिस्टम में नहीं है। जिसकी वजह से एक दफा यदि वो SMA-1 हो गया तो उसके बाद किसी बैंक के हाथ में कुछ है नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि चलो एक दफा आपने फ्लैग कर दिया कि ये SMA-1 हो गया, तो उसके बाद बैंक को करना क्या चाहिए? मतलब उसे कुछ, यदि किसी फिनांस की नीड्स है तो क्या उसको फिनांस दे सकते? करंट स्थिति में नहीं दे सकते थे, या उसको कोई एक्स्ट्रा लेंडिंग नहीं दे सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं दे सकते थे, बल्कि जो सर्विसेज ऑलरेडी दी जा रही थी उस पर भी पुट ऑन होल्ड जैसी स्थिति बनती थी। तो एक तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी डिमांड्स को लेके एक जो काम किया वो ये कि एक फंड क्रिएट किया, और जो कि क्रेडिट गारंटी से बैक है, जिसके तहत एक परसेंटेज जो है एक ऐसे अफेक्टेड एंटरप्रेन्योर को या एंटरप्राइज को मिल सकता है जो SMA-1 या SMA-2 वाली स्थिति में जिसको पैसे की दरकार है। पर ये एक समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि ये डिटरमिन करने के लिए भी एक बैंक मैनेजर की कई दफा एबिलिटी नहीं होती कि उसको एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए। तो बैंकों के पास ये मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि यदि कोई स्ट्रेस में है कोई अकाउंट, तो उसको किस तरह की रिक्वायरमेंट है असिस्टेंस की, उसका क्वांटम क्या है, उसको फाइनेंस चाहिए या कुछ और चीज की मदद की जरूरत है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अल्टीमेटली जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है और जिसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, क्योंकि अभी तो फीडबैक लिया गया, हमने भी फीडबैक दिया ऑफिस में ने, कि वो 10% होगा उसका क्वांटम या 20% होगा असिस्टेंस का, अभी डिटेल आएगी। लेकिन इस फिस्मे के नजरिए में, हमारे नजरिए में, ये एक हाफ पे हाउस है। इससे पूरी समस्या का निदान नहीं होता। समस्या की जड़ वही है कि प्रॉब्लम एक दफा अकाउंट में आती है तो एक वेटरन बैंकर की मदद की जरूरत है उस वक्त उसको, और जो परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके। ये स्टेट जैकेटेड नहीं हो सकता कि जैसे ही SMA-1 हुआ 10% दे दो तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये 10% भी बेकार हो सकता है। यदि रिक्वायरमेंट 20% की है और आप उसे 10% दे दें तो ये बीमारी को ठीक नहीं करती। कुछ पहले से बेहतर होने की स्थिति है, लेकिन इस पर अभी और काम करने की जरूरत है। तो अनिल जी, स्ट्रेस पीरियड के दौरान एमएसएमईज को सपोर्ट पर हमने बात की और इसके तमाम पहलुओं पर आपसे राय ली। यानी प्रॉब्लम की जड़ में जाना होगा, उसके रूट कॉज को पकड़ना होगा ताकि सही से इलाज हो सके, नहीं तो ऑटो मोड में प्रॉब्लम सुधरने की जगह बढ़ भी सकती है। फिलहाल हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ट्रेड्स और सेक्शन 43BH पर नजरिया लेंगे रमेश धर्मा जी और अनिल भारद्वाज जी से। आप हमारे साथ बने रहें, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं गेम से रमेश धर्मा जी और फिस में से अनिल भारद्वाज जी। आई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमेश जी, ब्रेक से पहले हमने स्ट्रेस अकाउंट्स पर बातचीत की और एमएसएमईज को कैसे राहत मिल सकती है इसको जानने की कोशिश की। अब आप कारोबार के लिए एमएसएमईज को टाइमली और एडुकेट फंड्स के बारे में भी बता सकें। इसके कामकाज पर पड़ने वाले असर को आप कैसे रीड करते हैं? पहला देखा गया है कि काफी बैंकर्स
क्लासिफाई नहीं कर रहे थे, तो आरबीआई केम डाउन हेवीली ऑन दैट। तो बैंकर्स ने सिस्टम कर दिया है, मगर अभी वापस दे आर लुकिंग एट इट एंड कैसे ऑफ द सिस्टम्स कैसे देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कशंस करके आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग आउट सिस्टम्स एंड स्लोली सिस्टम्स विल कम विच विल अवॉइड द मैसेज प्रॉब्लम। ये तो वर्किंग कैपिटल का और भी एक है कि जब वर्किंग कैपिटल देते हैं तभी भी बैंकर्स ऐसा करते हैं कि जो आपको 1 करोड़ चाहिए तो ठीक है, मेरा डेलीगेशन मेरा 75 लाख का या 50 लाख आप ले लीजिए, बाद में बाकी देते हैं। दिस अनदर थिंग वेयर full amount or adequate and timely amount is not considered. This is one more thing I think the banking system has to really look at it. How the bankers, in fact, even अभी भी मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे लोगों को 5 लाख की जरूरत पड़ती है, बट वो बैंकर बोलता नहीं, मेरा 2 ही लाख का मेरे को रीजनल ऑफिस को नहीं भेजना है। तो आई थिंक द बैंकिंग सिस्टम हैज टू रियली लुक एट इट एंड फाइंड अ वे आउट वेयर genuine needs are considered adequately. अनिल जी, बायर्स की ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे 22 सीपीएसईज और 7,000 अतिरिक्त कंपनियां ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आएंगी। लेकिन वो एलिजिबल बायर्स जो फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, उसे कैसे एड्रेस करना होगा? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है भारत में कि भारत की सबसे बड़ी कंपनीज जो है, जो जिसको हम कह लीजिए कि एक तरह से क्रीम देला क्रीम है हमारे कॉरपोरेट सेक्टर का, इंडिया इनकॉर्पोरेशन का, वो ट्रेड प्लेटफॉर्म्स में पहले तो रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर किया तो उसके बाद में उसमें ट्रांजैक्शन नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते। जैसा आपने शुरू में ही ये जब डिस्कशन शुरू किया तब एक बात कही थी कि अधिकतर लार्ज कंपनीज एमएसएमई की सप्लाईज को अपने वर्किंग कैपिटल की तरह से इस्तेमाल करती हैं। जो कानून बनाए गए, इसीलिए जो ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म था वो इसीलिए बनाया गया था कि आप लार्ज कंपनीज को कोई दिक्कत ना हो, यदि वो नहीं पे कर पा रहे हैं किसी वजह से कम बिल को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह कन्वर्ट हो जाए उनका बिल, और बैंक्स जो है कम से कम एमएसएमईज को फाइनेंस कर दें। तो यहां स्थिति ये हो गई है कि ना तो वो खुद पैसे देते और ना किसी दूसरे को देने देते। तो इस स्थिति को जरूर चेंज करने की जरूरत है। एक तरीका तो उसका यह हो सकता है कि एक मैंडेट के माध्यम से या एक डिक्टेट के माध्यम से रेगुलेट किया जाए कि भाई आपको ऐसा करना है, और वैसी कोशिश की भी गई है एमएसएमई एक्ट के तहत, और थोड़ा सा इनकम टैक्स के तहत भी कोशिश की गई है। आपको मालूम है कि 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है, लेकिन उन सब की सक्सेस भी थोड़ा बहुत ही रही है, बहुत ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि क्या हम इस पूरे सिस्टम को ऐसे ऑटोमेट कर दें कि जो लार्ज कंपनीज हैं वो अपने सप्लायर्स को कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं, ये एक तरह से पब्लिक डोमेन में आ जाए, और एक पब्लिक का जो प्रेशर है, जिसको कहिए कि पब्लिक गेज जो है, उसकी वजह से फिर उनके बिहेवियर में चेंज आए। रमेश जी, अनिल जी की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। उनकी तरफ से बायर्स की ऑनबोर्डिंग के पहलू पर रखे गए सुझाव पर आपकी क्या राय होगी? साथ ही क्या वो लार्ज कंपनीज जो समय पर पेमेंट कर एमएसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, उन्हें रोल मॉडल्स बनाकर? वहीं रमेश जी, बात हो रही है ट्रेड्स को जीएसटी से लिंक करने की भी। इस पर आपको कैसा फीडबैक मिला है? पहली बात तो ये जीएसटी को ट्रेड से जोड़ने की बहुत बात हो रही है। इनफैक्ट ये हमारे राउंड टेबल्स में भी खुलकर आई कि दैट इट शुड बी ऑटोमेटेड, डायरेक्टली जाना चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट बी देयर। द प्रॉब्लम विद ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज जो भी इनवॉइस आएगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ अनिल जी ने बताया कि दैट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु रियली एक्चुअली आर पेइंग ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, दे कम, इफ यू सी a number of pharma companies, number of big companies, blue chip companies come. The main actually attraction now is that they get lower rate of interest, because ये ऐसा होता है, if I may just take a side step, ये जो private sector bank है, foreign banks है, they have to meet their targets, so they feel that they can meet the TReDS platform by discounting the bills. MSME platform also, a number of initiatives have been taken place. For example, IRDA had supported the creation of insurance as partner insurance companies, so that the not so good companies, अभी क्या होता है कि suppose there are some companies which don't have a very good rating in the market, and if they accept bills on the platform, वो शायद discount भी नहीं होगा, banks खरीदेंगे भी नहीं। तो whether any credit products can be there.
Now that fund, the government and the other institutions are looking whether this can be brought in as a credit enhancement, tool for corporates which are not doing well, so that the banks and other NBFCs, in fact, if you may know that certain NBFCs are also allowed to be a partner and participate in the platform. Whether these can use this kind of credit plus platforms, credit enhancement products and discount it. आइए अब हम लास्ट वर्ड लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, सेक्शन 43BH की मंशा स्मॉल बिजनेसेस को डिलेड पेमेंट्स पर सपोर्ट करने की थी। साथ ही इसके जरिए कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में डिसिप्लिन को बढ़ावा देने पर जोर था, लेकिन इसको लेकर इंडस्ट्री के कुछ सेक्शंस में नाराजगी थी। आखिर टाइमली पेमेंट्स पर सेक्शन 43BH पर आपको कैसा फीडबैक मिला है? जब एमएसएमई रिप्रेजेंटेटिव के साथ प्री बजट कंसल्टेशन किया, उसमें भी ये मुद्दा सामने आया। वहां पर कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट कुछ कमेंट्स किए, तो उन्होंने बेबाकी से बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नया प्रोविजन तो किया ही नहीं है। एमएसएमई एक्ट में 45 डेज का ऑलरेडी प्रोविजन था। मैंने सिर्फ इनकम टैक्स के माध्यम से उसको टीथ प्रदान किया। इसमें समस्या एक्चुअली नहीं है। और अधिकतर लोगों ने, जिन्होंने शुरू में इसका विरोध भी किया, वो अवेयरनेस के ना होने की वजह से या पूरी जानकारी ना होने की वजह से किया। जैसा आप जानते हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजन साल के एंड में प्रभावी होते हैं, जब आप बैलेंस शीट फाइल करते हैं, जब आपको इनकम टैक्स देना है। सिर्फ उसी दिन का इशू ये था कि आपका कोई 45 डेज का पेमेंट ड्यू तो नहीं है किसी एमएसएमई सप्लायर का। इस पर पूरे साल में आपने क्या, ये तो उसको नहीं पूछना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये ऐसा बना दिया गया उसको कि हर ट्रांजेक्शन 45 डेज में नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट ऐसा लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया कि लार्ज कंपनीज जो है वो एमएसएमई से माल सप्लाई खरीदना बंद कर देंगी। मैं आपको प्लेटफॉर्म पर पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि ऐसा कहीं नहीं हुआ, और किसी लार्ज कंपनीज ने एमएसएमई के सप्लायर से माल लेना इसलिए बंद नहीं किया कि इस आईटी वाले जो प्रोविजन है कि 45 डेज में साल में लास्ट में पेमेंट ना हो, इसकी वजह से मैं उससे सामान ना खरीदूं। तो ये एक तरह से नॉन इशू था, टू बी ऑनेस्ट। जहां तक सवाल है कि इसका कितना इंपैक्ट हुआ, तो ये तो एक साल बाद पता लगेगा। अभी तो ये अनाउंस हुआ है, तो इनकम टैक्स का जब ये पूरी डिटेल्स फाइलिंग होगी तो मेरे ख्याल से उसके बाद पता लगेगा। पर मुझे लगता है कि इससे एक फायदा जरूर हुआ कि लार्ज कारपोरेट्स में एमएसएमई के पेमेंट्स को लेके ये जरूर अवेयरनेस क्रिएट हुआ उनके सिस्टम में, और एक तरह से थोड़ा डर भी हुआ कि एमएसएमई सप्लायर्स है या तो उनको भाई टाइम से पेमेंट करो। वो आई थिंक इसका पॉजिटिव फॉलोआउट तो ऑलरेडी हो गया है। तो फिलहाल इतना ही। एक्सेस टू फाइनेंस और टाइमली पेमेंट्स की इस चर्चा में शामिल होने के लिए गेम से रमेश धर्मा जी और फिस्मे से अनिल भारद्वाज जी, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। एसएमई एक्सप्रेस का सफर जारी रहेगा। अगले सेशन में हम एक और नई थीम के साथ हाजिर होंगे ताकि एमएसएमईज अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रख सकें। फिलहाल नमस्कार।